हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ एग्जाम्स यानी कि ग्राम पंचायत कार्य के मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो ये आकलन सीरीज था, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 23 ओवरऑल होगा। और अगर हम देखें तो अरिहंत का बुक का 13 नंबर प्रैक्टिस सेट लिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने आप को इसमें आके कि टोटल 100 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा। और इसका पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आकलन सीरीज के नाम से इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप जाके चैनल पेज से वहां देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है, जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। ये उपरोक्त जो कथन है ये किसका है, ये किसने कहा है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अधिकतर जो पंचायती राज के बारे में जो कथन कहा गया है वो अधिकतर जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। तो ये भी कथन जो है किसका है, तो महात्मा गांधी जी का है। तो आप आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट लगा सकते हैं। इनका मानना था कि गांव की जो सामाजिक जीवन है उनके केंद्र बिंदु हैं और देश की अर्थव्यवस्था की जो इकाई है वो क्या है, वो गांव ही है। प्रधान इकाई क्या है, गांव ही। उनका ये मानना था। ठीक है, तो इन्होंने जो है जिस राष्ट्रीय निर्माण की इन्होंने कल्पना की थी उसका आधार जो है इन्होंने गांव में स्वशासित, आत्मनिर्भर, सहयोगात्मक और सामुदायिक जीवन अच्छी तरह से जो है इन्होंने प्रस्तुत करके बताया था कि गांव ही जो है गांव में पंचायती राज व्यवस्था जरूर स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। मध्यकाल में मुगल प्रशासन के दौरान प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया। और यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार नष्ट कर दिया, जातिवाद, सामंतवाद या फिर ए व बी दोनों विकल्प। तो देखिए मध्यकाल में जब मुगलों का शासन था, प्रशासन था, तो उनके दौरान जो है जातिवाद और सामंतवाद, इस दोनों की प्रणाली ने धीरे धीरे जो है ग्रामीण स्वशासन को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था। तो ये दोनों प्रणालियां ऐसी थी जिनके माध्यम से ग्रामीण में जो गांव में उस समय स्वशासन था, पंचायती राज शासन, तो वो क्या हो गया, नष्ट हो गया धीरे धीरे। तो आंसर यहाँ सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रावधान करता है। तो देखिए इसमें से अगर देखा जाए तो वो है अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 जो है ये क्या करता है, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का इसमें प्रावधान दिया गया है। और ये जो 40 अनुच्छेद है ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है ये आता है, सम्मिलित है। ठीक है, जिसके तहत राज्य ग्राम पंचायत को ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे वह स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में जो है अपना कार्य कर सके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। चलिए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, इसके पिछले वाले आप लोगों ने चैप्टर देखा होगा प्रैक्टिस सेट, तो उसमें इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना इसका मेन उद्देश्य है पंचायती राज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पंचायती राज समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण इसे बिना जड़ की घास की संज्ञा दी थी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिना जड़ घास की संज्ञा जो है किस समिति के माध्यम से कहा गया था, किस समिति ने जो है इसे कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि पंचायती राज जो है उस समय निष्क्रिय हो चुकी थी, तो उसके कारण जो है ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था जीवी के राव समिति के माध्यम से। जीवी के राव की समिति की बात करेंगे तो 1985 में, ठीक है, 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए और जीवी की राव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, इसका गठन किया गया था। और इन्होंने पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण इसे बिना जड़ की घास की संज्ञा दी थी। और इन्होंने जो है पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए जो है बहुत सारी इन्होंने सिफारिशें भी की थी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न, ठीक है, भारत में मंडल पंचायत की संस्तुति की गई थी, किस समिति के द्वारा मंडल पंचायत की संस्तुति की गई थी, यह सिफारिश किया गया था, तो वह समिति थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में आई और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज सुशासन बनाने का जो है इन्होंने सिफारिश किया, द्विस्तरीय व्यवस्था होनी इसमें होनी चाहिए। तो मतलब इन्हीं की समिति में जो है ये मंडल पंचायत बातें कही गई थी। ठीक है, मंडल पंचायत की संस्तुति इन्होंने किया था, एक जिला पंचायत, एक मंडल पंचायत, जिला परिषद और मंडल पंचायत, ये इन्होंने 2 सिफारिशें की थी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
वर्ष 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो अभी ऊपर बात हुई इसके बारे में। उस समिति का नाम क्या था? जीवी के राव समिति। ठीक है, जीवी के राव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, इसका गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ, तो ये पहली बात प्रारंभ कब हुआ सर्वप्रथम? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये पूछा किया गया है कि कितने विकास खंडों में ये लागू किया गया था सर्वप्रथम। तो इसको लागू किया गया था टोटल 55 विकास खंडों में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट है। विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई पूछा गया है, और वो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नाडू। ठीक है, नाडू जो था ये विजयनगर शासन के गांव की सबसे राजनीतिक इकाई होती थी, सबसे बड़ी इकाई थी। और इसकी सभा को नाडू कहते थे। इसके सदस्यों को क्या कहते थे? नातवार। इनके सदस्यों को क्या कहा जाता था? नातवार। ठीक है, नातवार। इस तरीके से ये भी याद रखिएगा कि इनके सदस्यों को क्या कहा जाता था? नातवार कहा जाता था। इसके अधिकतर ग्राम सभा के ये इसके अधिकार जो होते थे ये ग्राम सभा के भांति होते थे, किंतु इनका अधिकार क्षेत्र जो होता था काफी बड़ा होता था। ठीक है, ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण के बाहर नहीं होती थी। नियमानुसार व्यवस्था न कर पाने पर इन्हें जो है दंडित भी किया जा सकता था। तो ये सब था विजयनगर प्रशासन में। चलिए, चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? तो चोल अभिलेखों में अगर देखा जाएगा तो वहां पे 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिला है, और यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन सी सभाएं थी? तो एक सभा उसमें था उर। एक सभा का नाम क्या था? उर। दूसरी सभा का क्या नाम था? सभा। दूसरी सभा को सभा ही कहा जाता था। और तीसरी जो थी वो थी नगरम। नगरम। ठीक है, तो 3 प्रकार के सभाएं का जो है उल्लेख कहां पर मिला है? चोल अभिलेख में मिला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्वच्छता सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है, और दूसरा है इसके लिए देशव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है जिसमें हर किसी की भागीदारी आवश्यक है। क्या सही है इनसे? तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 11 में, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हैं। दोनों कथन जो दिया गया है क्या है? ये सही है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, स्वच्छता के बारे में दोनों पॉइंट जो दिया गया है, क्या दिया गया है? सही दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के बीच कितने मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? ठीक है, यह क्वेश्चन बताना है। क्योंकि ग्राम पंचायत की जब बैठकें होती हैं, जब कार्य संपादन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक होती है, तो सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होती है, और 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर राइट ए पार्ट करेक्ट है, 2 मास। अगला प्रश्न देखते हैं। विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करना है? इनमें से पहला उसमें विकास में लोगों की भागीदारी, दूसरा राजनीतिक गणित, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, चौथा है वित्त संग्रहकर्ता। यहाँ पे बताना है विकेंद्रीय राज्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? 4 कथन दिए गए हैं, अब इसमें से बताना कि कौन कौन से हैं। तो देखिए, विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है उसमें आपका आता है विकास में लोगों की भागीदारी होना, ये मेन उद्देश्य है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो दूसरा उद्देश्य आता है। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत हैं, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य किसकी अनुमति के बिना लाइसेंस, पट्टा आदि वितरित करने का प्रयत्न जो है नहीं करेगा। यहाँ पे बताना है। तो देखिए, यहाँ पे जो होता है ये चीजें, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक का कोई भी सदस्य जो होता है किसकी अनुमति के बिना लाइसेंस, पट्टा आदि वितरित करने का प्रयत्न नहीं करता है? तो ये करता है कलेक्टर की अनुमति के बिना। जब तक कलेक्टर अनुमति नहीं देगा तब तक जो है वो वितरण नहीं कर सकता। तो आंसर यहाँ सी ऑप्शन इसका राइट है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट है। और लाइसेंस और पट्टा क्रय के अलावा तबादला और संविदा आदि कभी वितरण जारी नहीं कर सकता, वितरण या फिर जारी भी नहीं कर सकता जब तक कि कलेक्टर आदेश न दे। तो ये भी याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति एक साथ किन किन पदों को धारण कर सकता है? इनमें से तो यहाँ देखिए दिया गया है, ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच एक साथ धारण हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से ग्राम पंचायत का सदस्य तो एक ही में बन पाएंगे, दूसरे में नहीं बन पाएंगे। एक से अधिक दिया गया तो यह भी गलत हो जाएगा।
ग्राम पंचायत का सदस्य व न्याय पंचायत का पंच बिल्कुल नहीं हो सकते। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, तो यहाँ राइट आंसर यही डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी एक ही पद धारण कर सकते हैं, दो पद, इनमें से कोई दो पद नहीं धारण कर सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे पदों को भरने के लिए चुना गया हो जिन्हें वो एक साथ धारण न कर सकता हो। एक के अतिरिक्त सभी पदों को रिक्त किए जाने की व्यवस्था नियमों में की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, मतदान अभिकर्ता जो होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। देखिए, मतदान अभिकर्ता जो होते हैं उनकी नियुक्ति किया जाता है उम्मीदवार के द्वारा। ठीक है, उम्मीदवार के द्वारा किया जाता है मतदान अभिकर्ता की जो है क्या नियुक्ति, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्शन एजेंट। ठीक है, इलेक्शन जो एजेंट बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, कौन नियुक्ति करता है, तो वो करेगा जो है उम्मीदवार, जो उम्मीदवार होगा अपने अपने इलेक्शन एजेंट नियुक्त करेगा। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 243 का घ की कोई बात अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को लागू नहीं होगी? इनमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में इनमें से कोई भी बात अनुसूचित जातियों से संबंधित आरक्षण संबंध नहीं लागू होगा। 243 में आरक्षण की बात कही गई है, 243 में आरक्षण की बात कही घा में, तो यहाँ पे आरक्षण संबंध अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया, तो इसलिए अरुणाचल में नहीं लागू। क्यों नहीं लागू? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियां नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, पंचायत के तीनों स्तरों पर अध्यक्ष पद के लिए स्त्रियों हेतु कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए जाते हैं? इनमें से तो देखिए, तीनों स्तरों पर अध्यक्ष पद के लिए स्त्रियों के आरक्षण संबंधी प्रावधान 243 घा के 4 में कहा गया है कि 1/3 पद जो है स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। तो राइट आंसर क्या है, ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य होने के लिए निर्भरता संबंधी विवाद का अभिनिश्चय कौन कर सकता है? इनमें से ठीक है, अगर किसी पंचायत के सदस्य चुनना है किसी व्यक्ति को, तो वो अयोग्य है, इसका विवाद जो है वो किसके कौन अभिनिश्चय करेगा इसके सामने? ठीक है, तो ये बताना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाएगा ये, विधानमंडल द्वारा नियुक्त जो प्राधिकारी होगा वो इस विवाद को देखेगा। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 73 में मतलब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है राज्यों के विवेकाधीन शक्तियों में क्या शामिल नहीं है इनमें से? ठीक है, इसका आंसर बताया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत राज्यों में विवेकाधीन शक्तियों में, इसमें अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव का माध्यम जो है वो शामिल होता है, पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं, राज्य चुनाव आयोग का गठन। तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये शामिल नहीं होता। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं होगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग का गठन जो होता है पंचायत अधिनियम का जो है एक आदेशात्मक प्रावधान है। ठीक है, तो ये विवेकाधीन शक्तियों में शामिल नहीं है। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, पंचायतों के किस आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और कौन सा पंचायत चुनाव था जिसमें ये चीजें की गई थी? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो चुनाव हुआ था, पांचवा चुनाव। ठीक है, याद रखिएगा, ये पांचवें चुनाव जो पंचायत का हुआ था उसमें ये चीजें की गई थी। पांचवा आम चुनाव जो हुआ था मार्च 1982 से लेकर जुलाई 1982 तक। ठीक है, आम चुनाव हुआ था 1982 में, और उसी में ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मतदाताओं की जो मत देने जाते हैं उनका जो है उम्र घटाकर 21 से 18 कर दिया गया था। चलिए, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1949 को। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रकाश है तो विकास है योजना को प्रारंभ किया गया था? तो इस योजना की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश सरकार थी इसके द्वारा। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर। ठीक है, कब होता है इनका जन्म दिवस? 25 दिसंबर 2017 को जो है ये योजना शुरुआत किया गया था, प्रकाश है तो विकास है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर सन 2000 को। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को
मैदानी क्षेत्रों से तथा 2.5 से या उससे अधिक पर्वतीय क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों को मौसमी सड़क से जोड़ना इसका जो है उद्देश्य रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे तो ग्राम पंचायत की अनुदान वितरण रेंज क्या होती है? तो ग्राम पंचायत के अनुदान वितरण रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 5 से 15% इसकी रेंज होती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत किस घटक में केंद्र सरकार की जो भागीदारी है वो कितनी होती है? 17%, जो 7% है। किसमें, मतलब किस राज्यों के अंतर्गत देखा जाए तो कौन से घटक में केंद्र सरकार की जो भागीदारी होती है वो 100% होती है और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? 26 का आंसर और डी ऑप्शन सही है। ठीक है, केंद्र प्रशासित जो प्रदेश होते हैं केंद्र शासित, उनमें क्या होती है? इनकी भागीदारी 100% होती है। ठीक है, अब ये अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनकी शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को 24 अप्रैल के दिन किया गया था, जब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, तो उसी दिन किया गया था। और वैसे देखा जाए तो सामान्य राज्यों में तो 60:40 का अनुपात होता है। सामान्य राज्यों में कितना होता है? 60:40 का अनुपात होता है। और पहाड़ी राज्यों में जो है 90:10 का अनुपात रेशियो इनका होता, भागीदारी होती है। ठीक है, 90:10 की इनकी जो है भागीदारी होती है। तो ये चीजें होगा। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी यही होता है, 90:10 का रेशियो, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में इनका 100% होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत की संसद करती है। और दूसरा कथन है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन कौन सा सही है 27 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण संसद ही करेगी, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उन करों अथवा कर्तव्यों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करता है जिन्हें उस विशेष राज्य में पंचायतों के द्वारा विनियोजित किया जा सकता है? ठीक है, तो वो कौन सा प्राधिकरण है? किस प्राधिकरण के माध्यम से सारी चीजें कर सकते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो प्राधिकरण है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग। कर, टैक्स वैक्स और कर्तव्य के निर्धारण सिद्धांत आ जाएंगे तो वहां पे वित्त आयोग ही जो है ऑप्शन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है इनमें से? ठीक है, पहला दिया गया उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की सिफारिश करना, जो कि बिल्कुल नहीं आता राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का कार्य नहीं है ये, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला बताना था। बाकी इसमें से जो दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार का उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग करना बिल्कुल आता है। राज्य संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को धनराशि का आवंटन करना, तो यह भी कार्य होता है राज्य वित्त आयोग का। राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाना, तो ये भी क्या होता है? जो है इसका कार्य होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, क्योंकि हमें गलत वाला बताना था। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम पंचायत के स्वामित्व नियंत्रण में स्थित बाजार, हाट व मेलों में बिक्री के लिए सामान प्रदर्शित करने पर किसके द्वारा कर यानी कि टैक्स लगाया जा सकता है? ठीक है, तो बाजार, हाट और मेलों में बिक्री के लिए जो टैक्स लगाया जाता है ये किसके माध्यम से लगाता है? तो ये ग्राम पंचायत लगा सकती है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उपाय सुझाने हैं तो उत्तरदायी है इनमें से? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो विदेशी नागरिकों से संबंधित जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण कौन करता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका आंसर है जो है बी पार्ट हो जाएगा, वो स्थानीय जो रजिस्ट्रार होता है वो करेगा। ठीक है, चलिए, सामान्यतः कितने दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण होना आवश्यक होता है? तो जन्म एवं मृत्युकरण पंजीकरण का होना आवश्यक जो होता है ये होता है 21 दिन के अंदर होना। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का कार्य क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल के कार्य की बात करेंगे तो इस बात की सूचना देना कि स्थानीय निकाय द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है, यह राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का कार्य है। तो 34 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए,
CSC डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शामिल जो विजन है इनमें से कौन कौन सा हो जाएगा? 35 में अगर हम देखेंगे तो देखिए प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता के रूप में, मांग प्रशासन एवं सेवाएं, नागरिकों का डिजिटलीकरण सशक्तिकरण, तो ये सभी इसके तहत जो उपयोगी फॉर्म में आता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में बहुत सारे मतभेद है। यहाँ पे राइट आंसर जो बताया गया 36 में, ये हो जाएगा इसका बी पार्ट, ठीक है, 58,176 लगभग है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब शुरुआत किया गया था? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत हुई थी 2006 में, ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब शुरुआत की गई थी? तो सन 2006 में शुरुआत हुई थी। तो आंसर इसका क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। ए पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? 10 लाख कूप योजना, 10 लाख कुआं योजना जो है कब शुरुआत किया गया? 1988-87 में दिया गया, जो कि गलत है। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1989-90 में, ठीक है। दूसरा है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत इसमें 1990-91 दिया गया है, तो ये भी गलत है। इसकी शुरुआत हुई थी 1993-94, ठीक है, 1993-94 में हुआ था। गांधी ग्राम योजना की शुरुआत 1989-90 दिया गया है, ये भी गलत है। इसकी शुरुआत की गई थी 1995-96, ठीक है, 1995 और 96 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद आ जाता है ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना, जो कि 1996-97 में शुरुआत किया गया था। तो यही डी ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब से हुई? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुआ, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को हुआ। तो ये याद रखिएगा, इस योजना में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की जो है क्या देता है? कार्य देता है। गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण जीवकों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको शुरुआत किया गया था। 2009 में इसका नाम बदल दिया गया था और रख दिया गया था मनरेगा। ये पहले नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए 40 की बात करेंगे, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, जन सेवा केंद्र योजना को कब बंद कर दिया गया था? देखिए, जन सेवा केंद्र योजना जो था इसको मार्च 2017 में बंद कर दिया गया था। तो इसको शुरू कब किया गया था? 2006 में, ठीक है। इसकी जगह पर नई कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 योजना जो है इसकी जगह ले ली थी। वर्तमान में कॉमन सर्विस सेंटर देश में भर में काम कर रहा है, ठीक है, 28 राज्य और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। ग्राम पंचायत में चल रहे CSC सेंटर की मॉनिटरिंग कौन करता है? तो ये मॉनिटरिंग करेगा जो है DPRO। कौन करता है इसके? DPRO करता है। DPRO मतलब इसकी जो है क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। चलिए, ग्राम पंचायत सचिवालय द्वारा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों का विवरण किस पोर्टल पर जो है अपलोड किया जाता है? ये सभी पोर्टल जो उसका नाम है ई ग्राम स्वराज पर अपलोड होता है। तो ई ग्राम स्वराज इसका राइट आंसर है। ग्राम पंचायत के कार्यों के विवरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है इनमें से? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्राम पंचायत सहायक की होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के तहत एक स्वायत्त संगठन इनमें से क्या है? तो वो हो जाएगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ठीक है। नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायत के लिए आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए निविदा कितने दिनों में जारी करने की समय सीमा होती है? तो ये जो होती है समय सीमा वो होती है 15 दिनों में, ठीक है। कितनी होती है? 15 दिनों में होती है, 15 दिनों की होती है। चलिए, ग्राम पंचायतों के नागरिक चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल कौन नहीं होता इनमें से? प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार किया जाता है, भी सही है। पंचायत सचिव तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों की राय लेना, भी समय समय पर विचार करना, ठीक है। तो उपरोक्त सभी चीजें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम परिवर्तित करते अब वो किस नाम से जाना जाता है? तो अब उसको जाना जाता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2011 में, ठीक है। अभी इसका नाम बदल के कर दिया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत व्यय धनराशि में से पर्वतीय एवं उत्तर पूर्वी राज्यों को कितना प्रतिशत योगदान केंद्रीकृत है? मतलब केंद्र के द्वारा कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है
पर्वतीय एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक है। तो वो दिया जाता है 90:10 का रेशियो होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 49 हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, चलिए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों का कार्यक्रम जो है बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जो है 2018 से लेकर 2022 तक। 24 अप्रैल 2018 को शुरुआत किया गया था और उसके बाद इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2018 से लेकर 2022 तक इससे रिलेटेड जो है काम किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। क्या है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यह प्रारंभ हुआ था वर्ष 2019। डेट था 24 फरवरी, ठीक है। डेट क्या था, 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। पीएम के द्वारा किया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, तो इसके तहत प्रत्येक किसान को 5,000 की राशि 2,000 की 3 किस्तों में, 3 मासिक किस्तों में और प्रत्येक चौथे माह के किसानों के बैंक में हस्तांतरित कर जाता है। लेकिन 5,000 की राशि नहीं, 6,000 की राशि होती है, ठीक है। 6,000 की राशि प्रत्येक 2-2 हज़ार करके जो है स्थानांतरित किया जाता है। चलिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना कब शुरुआत किया गया? देखिए, इस योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2018-19 में, ठीक है। कब शुरुआत की गई थी, वर्ष 2018-19 में। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में, ठीक है। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 22 जनवरी 2015, ठीक है। यहाँ पे आंसर बी, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन राइट है। चलिए, कहाँ से शुरुआत किया गया था? तो हरियाणा का एक शहर है पानीपत। हरियाणा का एक शहर क्या है, पानीपत है। तो यहाँ से शुरुआत इसकी किया गया था। चलिए, ग्रामीण रोजगार कृषि कार्यक्रम का कब प्रारंभ किया गया? तो देखिए, ग्रामीण रोजगार कृषि कार्यक्रम की बात करेंगे, ये 1971-72 में इसको प्रारंभ किया गया था। आंसर सी पार्ट राइट है। निम्नलिखित योजनाओं को व्यवस्थित करिए। जवाहर रोजगार योजना 1989-90 दिया, 1989 से 1900 दिया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको सम्मिलित करना है, मिलाना है, ठीक है। बेसिकली देखिए, जवाहर रोजगार योजना की बात करेंगे तो 1989 और ये 1990 होना चाहिए, ना कि 1900, ठीक है। 1990 है। जवाहर रोजगार योजना 1989-90 में शुरुआत किया गया। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की शुरुआत 1999 टू 2000 में शुरुआत किया गया था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी 1999 टू 2001, सॉरी 2000 में किया गया था, 1999 टू 2000 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 2000-2001 में किया गया था। इस प्रकार यह मिलान हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें आयोजित करना सरपंच का जो है दायित्व है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे सरपंच के आयोगों की, मतलब बैठकों की, ग्राम सभा की, तो कम से कम 2 बैठकें होना आयोजित हैं, ठीक है। 2 बैठकें होना जरूरी है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, बी पास, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बैठक जो होती है वो रबी की फसल के कटने के तुरंत बाद, और दूसरी जो बैठक होती है वो कब होती है, खरीफ की फसल के कटने के तुरंत बाद। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस वर्ष मंजूरी प्रदान किया गया? तो इसके बारे में बातें हो गई, 2018 हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को जो है महत्वपूर्ण बताया था? तो कौन सी पुस्तक में इन्होंने ये चीजें कही थी? तो उस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज में इन्होंने ये चीजें कही थी। पंचायतों को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, किस मदद से बनाया जा सकता है? तो देखिए, पंचायतों को हम तकनीकी मदद से आधुनिक और आत्मनिर्भर बना सकते हैं, वित्तीय मदद से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, ए व बी दोनों से, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। पंचायतों के लिए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर कितने संकल्पों को जो है चिन्हित किया है? तो ये चिन्हित किया गया 9 संकल्पों को। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए, स्थानीय जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में किस मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास नामक जो है अभियान शुरुआत किया गया है? तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे आंसर क्या है, तो ये शुरुआत किया गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो आंसर क्या है यहाँ पे, जो है सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ग्राम सभा द्वारा किन कृतियों का संपादन किया जाता है? कौन कौन से कार्य इनमें से है जो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है? पहला कार्य है सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं अंशदान जुटाना, तो बिल्कुल सही है। ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हितकारी की पहचान करना, तो ये भी सही है।
ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना, यह भी सही है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, जन्म व मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2030 में क्या प्रावधान है? तो यहाँ पे अगर हम प्रावधान की बात करेंगे तो शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, मतदाता सूची तैयार करने, सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में, इन सभी में जो है क्या होता है, इनका प्रावधान रहता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। सांसद आदर्श ग्राम योजना में क्या प्रावधान है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रत्येक संसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेता है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। और उसका सामाजिक विकास, बुनियादी ढांचा से समग्र प्रगति का जो है मार्गदर्शक करता है। चलिए, ग्राम सभा की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्राम पंचायत अधिकारी रखता है। कौन रखता है? ग्राम पंचायत अधिकारी रिकॉर्ड रखता है। तो ये हो गया ग्राम पंचायत अधिकारी से। अब क्वेश्चन हम देखेंगे कंप्यूटर के, इसके बाद देखेंगे यूपी स्पेशल क्वेश्चन। चलिए, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड होता है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। अब कंप्यूटर में मेन बोर्ड या मदरबोर्ड, इसे कहते हैं सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड का उपयोग अगर हम देखा जाए तो रोबोट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में भी करते हैं, जो सभी क्या करता है, सभी डिवाइसों के कनेक्शन को जो है मैनेज करके रखता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर विश्व का पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर है इनमें से? तो उस प्रोसेसर का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंटेल 4004। ठीक है, इंटेल 4004। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो देखिए, माइक्रोचिप जो बनती है वो उसमें सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 69, किसी दी गई वर्तमान स्थिति या एक इनपुट प्रतीक के जरिए यदि कोई ऑटोमेशन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के आंसर में, आंसर यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा, डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेशन होता है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेशन होता है या ऑटोमेटा सिद्धांत की एक अवधारणा होती है जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है संक्रमण का परिणाम इनपुट द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक सामान्य डिटर्मिनिस्टिक जो होता है ऑटोमेटन, एक डिटर्मिनिस्टिक परिमित ऑटोमेटन डीएफए होता है जो एक परिमित स्टेट मशीन होती है जहां प्रत्येक जोड़ी स्टेट और इनपुट प्रतीक के अगले स्टेट में एक और केवल एक संक्रमण करता है। कौन सा नोबेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो वो होता है साल्वेज। ठीक है, साल्वेज यूटिलिटी ओईएस फाइल सिस्टम से हटाई गई फाइलों और निर्देशिकाओं को जो है पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। चलिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य इसमें से क्या नहीं है? तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे कौन सा लक्ष्य इसमें पहला दिया गया है कि मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता कार्यान्वित करना। ठीक है, पहला ये ऑप्शन दिया गया। दूसरा दिया गया है कि ऐसे सिस्टमों को विकसित करना जो मनुष्यों की तरह समझते और सोचते और सीखते हैं। तो ये दोनों लक्ष्य एआई का है। ठीक है, तीसरा है मानव प्रकृति और आदतों को संयमित करके उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना। तो ये इसका जो है क्या लक्ष्य नहीं है। बाकी बुद्धियुक्त व्यवहार प्रदर्शित करने वाले सिस्टम बनाना, तो ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, 72 नंबर क्वेश्चन है अर्डिनो। ठीक है, अर्डिनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे किस प्रकार हम वर्गीकृत कर सकते हैं? तो देखिए, इस प्रकार का जो सिग्नल होता है, इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है, इसमें हम दोनों मतलब सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों प्रकार के हम आगे वर्गीकृत कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 है, भीम का फुल फॉर्म क्या है? भीम के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो भीम वही जो मनी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, भीम ऐप, तो उसी का फुल फॉर्म पूछा गया। तो उसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो आंसर डी ऑप्शन है। चलिए, वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से निर्धारित ग्राफिक्स की श्रृंखला शामिल है जिसे क्या कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में जो डाला जा सकता है उसको हम कहते हैं क्लिप आर्ट। क्या कहते हैं, क्लिप आर्ट कहते हैं। आंसर यहाँ बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75, एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं और उनकी अधिकतम संख्या जो है कितनी है? तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 75 का आंसर बी पार्ट है। टोटल 63 कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या 63 है। निम्नलिखित में से कौन सेक्शन ब्रेक का एक प्रकार नहीं? इनमें से सेक्शन ब्रेक का प्रकार इनमें से अगर हम देखेंगे
तो ऑड पेज होता है, ठीक है, नेक्स्ट पेज भी होता है, इवन पेज भी होता है, कॉलम नहीं होता सेक्शन ब्रेक का प्रकार। तो यहाँ पे कॉलम आंसर है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? यहाँ पे बताना अगले प्रश्न में। तो देखिए इफेक्ट जो होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प होता है एमएस वर्ड में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दिया गया है अंडरलाइन, तो अंडरलाइन भी एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का ही विकल्प है। फॉन्ट स्टाइल भी होता है। इंडेंटेशन जो दिया गया है ये क्या होता है, ये इसका एमएस वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का क्या है विकल्प ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर आपका सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया गया है इंडेंटेशन ये जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का जो है विकल्प नहीं होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। अब हम देखेंगे 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन। एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए हम लिखे में से कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए आज की तारीख को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उसको हम इस्तेमाल जो करेंगे वो होगा टुडे और फिर इसके बाद कॉलम, इसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, आज की तारीख के लिए। चलिए क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो कमांड में खोली जाती है, और ये जो विंडो है इसको किस कमांड के माध्यम से हम क्रोम में खोल सकते हैं, गूगल क्रोम में? तो यहाँ अगर हम देखिए तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, वो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से हम जो है उपयोग करके इसको हम खोल सकते हैं। अब इनकॉग्निटो क्या है, तो इसका उपयोग ब्राउजिंग के लिए करते हैं। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज और साइट का जो डेटा है वो फॉर्म में जो है तब दर्ज की जानकारी आपके जो है डिवाइस पर जो है सेव नहीं होती। तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो गतिविधि है आपके क्रोम ब्राउज़र के हिस्ट्री में दिखाई नहीं देगी, इसलिए जो लोग आपके डिवाइस का उपयोग करते हैं वह भी आपकी गतिविधियों को जान नहीं सकते हैं। तो इसका इसीलिए प्रयोग किया जाता है, एक तरीके से प्राइवेट सर्च कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। चलिए एंड्रॉयड एक तरह का क्या है, एंड्रॉयड एक तरह का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एंड्रॉयड जो होता है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को संशोधित संस्करण पर आधारित है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% आता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। चलिए और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर आता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशतांक कितना है? ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में कितनी है ये बताना है। तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो है बी पार्ट, ठीक है, 77.7% जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण साक्षरता दर की जब बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 65.5%, ठीक है, 65.5%, ठीक है। ओवरऑल साक्षरता दर तो 67 पॉइंट समथिंग करके है, ठीक है, 67% लगभग। और इसके बाद इसमें अगर पूछा जाएगा पुरुष की तो 77.3 आता है, और महिला का पूछा जाएगा तो 57.2 आता है। तो इस तरीके से ये भी याद रखिएगा। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन योजना जो है ये महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करती है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? राजस्व कोड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2006 में। कब किया गया था? वर्ष 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसमें 16 अध्याय 324 334 धारा और 4 अनुसूची में विभाजित किया गया जिसको। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क जो है ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को इसमें से आचरित करती है? तो वो हो जाएगा जौनासारी, ठीक है, जौनासारी जनजात जो है बहुविवाह और विधवा विवाह दोनों प्रचलित हैं जौनासारी में, ठीक है। जौनासारी में क्या है? दोनों ये प्रचलित हैं, और ये जौनासारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की जनजात है। अब उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाएगा तो ये बहुत कम पाई जाती है, पुरेला क्षेत्र में लगभग जनजात पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? अब महादेवी वर्मा के जन्म की जब बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद। कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था सन 1907 में।
1907 में इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। ठीक है, इन्हें आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है। ये छायावाद की प्रमुख जो है क्या थी, एक कवि थी, छायावाद की प्रमुख कवि थी। और इनकी अगर हम बात करेंगे रचनाएं तो सांध्य गीत उसमें आता है, सांध्य गीत और छड़दा। ठीक है, सांध्य गीत और छड़दा, अतीत के चलचित्र मेरा परिवार, दीप शिखा और इसके अलावा नीरजा। ठीक है, निहार, ये सभी जो है इनका क्या है, यामा, ये सभी इनका जो है रचनाएं है, यामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर मेला लगता है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर स्थित है, तो ये बाराबंकी में है। ठीक है, देवा शरीफ में, तो वहाँ पर इसका मेला लगता है। ये बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, कार्तिक में यहाँ पे जो है मेला लगता है। चलिए लखनऊ उससे जिसे अब महोत्सव कहते हैं, लखनऊ महोत्सव कहते हैं, ये जो है कब प्रारंभ हुआ, तो लखनऊ महोत्सव प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम 1975-76 में। कब प्रारंभ हुआ था, 1975-76 में। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन राइट है। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ था, देखिए अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में। जो अवध राज्य के जो अंतिम नवाब थे, कौन थे, वाजिद अली शाह। ठीक है, 1847 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल रहा था। और इन्हीं के शासन काल में जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, और डलहौजी ने मिलाया था। चलिए आंसर की बात करते हैं तो हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है, तो ताज एक्सप्रेसवे जो है ये आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसकी लंबाई 165.5 किलोमीटर है। 6 लेन वाला ये जो है मार्ग है। चलिए उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1983 में। ठीक है, तो वर्ष 1983 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है जो है वाराणसी में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। वर्ष 2017 में जो है इसकी स्थापना किया गया था 22 सितंबर को। उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद लुगदी कागज और गत्ते उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो उस जनपद का नाम है बिजनौर। ठीक है, बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज लुगदी कागज के बने गत्ते के लिए फेमस है। आगरा अपने चर्म उद्योग के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए। रायबरेली जो है वो लकड़ी के कार और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और रेल पहिया कारखाने जो है सब ये रायबरेली में है। ठीक है, और झांसी गुड्डो और नर मुलायम खिलौने के लिए जो है फेमस है। क्वेश्चन नंबर 96 में हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश उद्योग अवस्थिति दिया गया है। सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो यह सीमेंट उद्योग जो है इसके लिए फेमस है चुर्क। ठीक है, चुर्क। और कागज उद्योग के लिए सहारनपुर फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा फेमस है। और फर्नीचर जो है यह बरेली में खासकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट राइट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है इनमें से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए ऑटोमोबाइल का प्रमुख उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी सीमेंट का उत्पादन होता है, चीनी भी बनती है, कपड़ा भी बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल नहीं बनाया जाता। ठीक है, ऑटोमोबाइल जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। ठीक है, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान ये कहाँ पर है, तो किस जिले में है, तो कुशीनगर जिला है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था, वर्ष 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी बाबू गेंदा सिंह शोध गन्ना संस्थान। आलू के उत्पादन में भारत उत्तर प्रदेश में क्या स्थान, उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है भारत में, तो देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है आलू के उत्पादन में। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। और देखिए आलू अगस्त कब मनाया जाता है, आलू अगस्त राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। सॉरी, राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः जो है उगाई जाती है इनमें से, तो सोयाबीन की खेती जो होती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है मुख्यतः, जो कि झांसी हो गया, जालान हो गया, ठीक है, जालौन हो गया, ललितपुर हो गया, हमीरपुर है, बांदा है, महोबा है। तो इन जिलों में जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सोयाबीन की खेती बहुतायत में उगाई जाती है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।